यार ये खुल क्यों नहीं रही, फिर ओपन नहीं। स्क्रीनशॉट कीजिए अटेंडेंस का। हाँ जी, बाद में पूछिएगा अटेंडेंस से रिलेटेड इशू। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वी आर नाउ एट थर्ड क्लॉज ऑफ आर पेटेंट लॉ। तो पेटेंट लॉ का जो थर्ड सेक्शन पार्ट है वो क्या कहता है? थर्ड क्लॉज, सी क्लॉज, थर्ड 3C। 3C कहता है, देखिए पढ़िए, द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल और द फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी or discovery of any living thing or non-living substances occurring in nature means केवल और केवल कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है उसको आपने डिस्कवर कर लिया, ठीक है, उसका हम क्या नहीं कर सकते हैं, वो चीज हमारे इन्वेंशन में नहीं आती है। किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल का मात्र डिस्कवरी कर लेना हमारे इन्वेंशन का पार्ट नहीं होता है। दूसरा ये क्या कह रहा है, कोई ऑलरेडी कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, ठीक है, ठोस सिद्धांत है मतलब, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब कोई ठोस सिद्धांत, जैसे कि ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, 3 आर्म्स होती हैं, तो ये ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है, ये एक ठोस थ्योरी है कि भाई ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं तो होती हैं। आप ये तो नहीं कह सकते ट्रायंगल की चार चार हाथ होते हैं, मतलब 4 भुजाएं होती हैं या 4 आर्म्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। कोई कह सकता है? बताओ, ट्रायंगल बना सकता है कोई 4 साइड से? क्यों नहीं, तुम बना सकते हो ट्रायंगल को 4 साइड से? तो हमारा कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है तो उसका फॉर्मुलेशन कर देना मात्र आपका क्या नहीं होता है, इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, अगर प्रकृति में आने वाले किसी जीवित प्राणी या अजीवित प्राणी पदार्थ का फॉर डिस्कवरी, ठीक है, मतलब हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कुछ लिविंग है कुछ नॉन लिविंग है। तो मैंने क्या किया, एक 15 एक गैंडा ढूंढा, मैं भटक रही थी जंगल में, मेरे को एक गैंडा मिला जिसका रंग जो है काला था या नीला था, नीले रंग का गैंडा मैंने ढूंढा और उसका जो सींग था वो काले रंग का था, ठीक है। मैंने क्या उसका इन्वेंशन किया है? नहीं, मैंने उसका क्या किया, डिस्कवरी की है। मैंने बताया भाई हमारी जो अर्थ है उस पर ये से ऐसे कलर का जीव भी होता है जिसको जो बिल्कुल गैंडा जैसा दिखता है तो वो नीला गैंडा कहलाएगा। इसी तरीके से नॉन लिविंग सब्सटेंसेस अकरिंग इन नेचर, जो चीज प्रकृति में ऑलरेडी है, नॉन लिविंग है, ऐसी किसी चीज की डिस्कवरी करना मात्र इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो वी कैन से दैट किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल या फॉर्मूले, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी का फॉर्मुलेशन कर देना या फिर किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग की डिस्कवरी कर देना जो ऑलरेडी नेचर में है, उन चीजों की डिस्कवरी कर देना इन्वेंशन नहीं होता है। देखिए ये डेफिनेशन है, ये नेगेटिव डेफिनेशन है, ये बताएगा आपको क्या क्या इन्वेंशन नहीं है, और जो इसके अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, इन्वेंशन की कैटेगरी में आएंगी। जैसे हमारा टीपीए हम पढ़ते हैं, जब हम प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 6 है जो हमको क्या बताता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी नहीं है, क्या क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है, यही बताता है ना सेक्शन 6 ऑफ टीपीए। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? यस मैम। तो हमारा सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि भाई ये चीजें ट्रांसफरेबल नहीं है, उन चीजों को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेम भी पेटेंट की डेफिनेशन है, वो क्या बता रहा है कि ये इन्वेंशन नहीं है, और जो इन्वेंशन नहीं है वो पेटेंट के लायक नहीं है। अब आ जाते हैं इसके क्लॉज 4 पे। क्लॉज 4 क्या कहता है, द मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless
such known process result in a new product or employs at least one new reactant. Explanation: for the purposes of this clause, salt, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixture of isomers, complexes, combinations, and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance unless they differ significantly in properties with regard to efficacy. ये क्या कह रहा है? ये सीधी सीधी बात अगर ये सुनोगे तो ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो, किस कोई जो ज्ञात पदार्थ है हमारे पास, जो भी नोन सब्सटेंस है, उसके किसी न्यू फॉर्म की अगर हम डिस्कवरी कर लेते हैं, ठीक है, तो और लेकिन वो डिस्कवरी उस जो हमारे को जो फॉर्म पता है, लाइक नमक, हमारे पास नमक था, हमारे पास सोडियम था, क्लोराइड था, ठीक है, हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है, मिलाने के बाद क्या निकला? नमक निकला। नमक समुद्र में भी होता है, वही वाला समुद्री नमक निकला। अब समुद्री नमक में हमने कहा कि भाई सोडियम क्लोराइड से बनता है, ठीक है, हमने डिस्कवरी कर ली, तो क्या इन्वेंशन हो गया? नहीं, क्योंकि उसने उसकी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं करी, उसकी कैपेसिटी में कोई एनहेंसमेंट नहीं करा, उसकी एफिकेसी में कोई एनहेंसमेंट नहीं करा, केवल उसने बता दिया कि ये होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? या किसी नवीन गुणधर्म का मात्र प्रकटीकरण या ज्ञात पदार्थ का नवीन उपकरण या ज्ञात प्रक्रिया, ठीक है, कोई तुम्हें उसके बारे में कोई नई बात पता चली, कोई नया गुणधर्म पता चला, अरे ये नमकीन होता है, नमक जो है वो नमकीन होता है, उसको हमने केवल बता दिया कि भाई ये नमकीन होता है, ठीक है। या फिर नमक को अगर हम खाने में डाल के खाएंगे ना तो खाना टेस्टी हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो हमें ऑलरेडी पता है ऐसी प्रक्रिया, कोई प्रोसीजर, सोडियम को क्लोराइड को मिलाओगे तो नमक बन जाएगा, ठीक है। मशीन या फिर एपरेटस का यूज करके जब तक हम किसी न्यू प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट भी कैसा होना चाहिए जिसका कहीं ना कहीं गुणधर्म जो उसके अंदर कहना चाहिए गुणधर्म है वो अलग होना चाहिए, उसका वही सेम नहीं होना चाहिए। नमक तो नमक की तरह ही काम करेगा ना, नमक को किसी और रूप में परिवर्तित कर देना उन चीजों को मिलाकर, जब तक ऐसा नहीं कर दिया जाता है तब तक हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या नहीं है, इन्वेंशन नहीं है। इसको हमें किसी भी इन्वेंशन के लिए ये जरूरी है कि वो चीज पहले से एक तो नोन ना हो, अगर वो नोन है तो वो इन्वेंशन नहीं है। नोन होने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि उसमें नोवेलिटी होनी चाहिए, नोवल नहीं है तो भी वो इन्वेंशन नहीं है। इसके बाद ये क्या कह रहा है, इसके बाद ये कह रहा है भाई आपने एक ऐसी चीज की खोज कर दी जो ऑलरेडी नेचर में थी, तो वो डिस्कवरी है, वो कोई आप ये मान के चलो वो इन्वेंशन नहीं है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आपने जो चीज खोजी, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी कोई चीज थी, आपने उससे मिलती जुलती कोई चीज खोज ली, तो वो उसको आप इन्वेंशन कैसे कह दोगे? वो भी इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन कब तक नहीं होगा? जब तक कि उसके यूज का या उसकी प्रोसीजर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका गुणधर्म चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी रूप में जब तक वो चेंज नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई न्यू रिएक्टेंट नहीं बना दे रहा है, तब तक उसको आप ये मान के चलिए वो इन्वेंशन नहीं है। नेक्स्ट ई क्या कह रहा है, ई पर आइए, ये वाला है, आ सब्सटेंस obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof or a process for producing such substance, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैंने क्या किया, दो चीजें मिला दी, कोई भी दो चीज मिला दी और मिलाने के बाद क्या जो रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, उससे कि वो जो रिजल्ट निकला वो संपत्तियों के उसके अंगों के रूप में मैक्सिमम हो गया, ठीक, और उसके और या ऐसा कोई सब्सटेंस निकल के आ गया
जो उसको मिलाने का एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज क्या होगी, वो इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। मात्र मिश्रण द्वारा प्राप्त पदार्थ, मतलब द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय अ मेयर एडमिक्सचर, ठीक है, इट नॉट इन्वेंशन, जब तक कि वो कोई नई चीज नहीं बना दे रहा है। नेक्स्ट एफ, the mere arrangement or rearrangement of duplication of known devices. The mere arrangement and rearrangement of duplication of known devices, each functioning independently of another in a known way. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई आपने क्या किया, या तो आपने अरेंज कर दी कोई चीज, या रीअरेंज कर दी, या उसका डुप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, जिसमें हर एक जो है अपने अलग अलग स्वतंत्र रूप में काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे अपने तरीके से। उसके बाद आपने उन दोनों को अरेंज कर दिया या रीअरेंज कर दिया, डुप्लीकेशन कर दिया, तो ये आपका इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये न्यू जोड़ा गया आफ्टर खैर ये न्यू नहीं जोड़ा गया, ये पुराना है। 22 जो है वो 3 डॉट जो लगे हुए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट हुआ करता था जी वाला, उसको रिमूव किया गया और उसको जो है 2002 में रिमूव किया गया। ठीक है, नेक्स्ट एच, अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। अगर आप किसी नए तरीके से कृषि करते हैं या बागवानी करते हैं, उसका कोई तरीका है, तो वो आपका इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर हम उसे पेटेंट प्रदान करने लग जाएंगे तो फिर इससे क्या होगा, बाकी के किसानों को या बाकी के लोगों को नुकसान होगा। इसीलिए इन्होंने मना कर दिया डायरेक्टली कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आने वाली चीजों को, उसके मेथड को हम पेटेंट नहीं देंगे। तो ये इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के लिए हम कहाँ जाएं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए हम जाएंगे कहाँ, कोई बताएगा क्या? कोई तरीका है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को सपोर्ट करने का हमारे पास? देखिए, उससे जो फसल निकल के आ रही है उसके लिए तो हम चले जा सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, ठीक है, या फार्मर्स राइट में जा सकते हैं, ओके, प्लांट वेरिएशन में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की रिलेटेड चीजों के लिए। नेक्स्ट आई, ब्लू कर दिया मैंने, देखिए, एनी प्रोसेस फॉर द मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, prophylactic, diagnostic, therapeutic, or other treatment of human beings of any process for a similar treatment of animals to render them free of disease or to increase their economic value or that of their products. क्या कह रहा है ये, कोई औषधि, कोई सर्जिकल मतलब शल्य क्रिया, कोई क्यूरेटिव आरोग्यकारी, प्रोफाइलेक्टिक या फिर रोग लक्षण, आपके डायग्नोस्टिक थेरापेटिक किसी भी तरीके के, ठीक है, या फिर कोई तरीके से मानव प्राणियों के उपचार के लिए कोई प्रक्रिया, या पशु के समान उपचार के लिए कोई प्रक्रिया को पेटेंट प्रदान नहीं किया जाएगा। ये कोई इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आता है। बट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है बहुत अच्छा ये, कि अगर इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आता है तो हम इसको हम दवाइयों का पेटेंट कैसे ले लेते हैं? कौन बताएगा इसके विषय में? हम दवाइयों का पेटेंट कैसे लेते हैं अगर ये सब इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आता है? तो चलिए कल पढ़ के बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और एनी पार्ट thereof other than microorganisms, but including seeds, varieties and species, and essentially biological processes for production or propagation of plants and animals. पौधा या पशुगण जो सूक्ष्म तत्वों की अपेक्षा उसके पूर्ण अथवा अंश रूप में है, किंतु इसमें बीज, भिन्नताएं और प्रजातियां और पौधे
और पशुओं के उत्पादन तथा प्रचार के लिए अनिवार्यता प्राणी विज्ञान की प्रक्रियाएं हैं। ऐसी चीजों को हम पेटेंट के अंदर पेटेंट प्रदान नहीं करेंगे पेटेंट लॉ में, बट इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, प्लांट वैरायटी और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में जाएंगे, क्योंकि वहीं से ये लोग को सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से और एल्गोरिथम। ठीक है, इसके लिए हम कॉपीराइट में जाएंगे, इसीलिए हम पेटेंट में नहीं जाएंगे। कोई भी मैथमेटिकल बिजनेस मेथड है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, पर से या फिर एल्गोरिथम है, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, कॉपीराइट में जाएंगे या फिर डिजाइन में जाएंगे, डिपेंड करेगा हमारा क्या काम है वो, लेकिन इसके लिए हम पेटेंट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क or any other aesthetic creation whatsoever including cinematographic works and television productions। साहित्यिक, नाट्य, संगीतज्ञ, कलात्मक कार्य अथवा कोई अन्य आचार शास्त्रीय कार्य, ठीक है, सिनेमेटोग्राफिक कार्य और दूरदर्शन उत्पादन, इन सब के लिए हम कहाँ जाएंगे, कॉपीराइट में जाएंगे, पेटेंट में नहीं आएंगे, हम पेटेंट नहीं कराएंगे इन सब चीजों का। फिर नेक्स्ट कह रहा है मेयर स्कीम और रूल ऑफ मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स। मानसिक रूप से मानसिक कार्य पूरा करने के मात्र योजना या नियम या ढंग अथवा खेलने का कोई ढंग, कोई गेम खेलने का ढंग, इसको भी हम पेटेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि मानसिक कार्य है, ये तरीके की योजना है, एक तरीके का नियम ढंग, खेल खेलने का ढंग है, इसके लिए हम कॉपीराइट में ही जाएंगे, क्योंकि इसको हम मान सकते हैं ये उनका आर्टिस्टिक वर्क है, जिस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं। सूचना की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पेटेंट नहीं मांग सकते हैं। टोपोग्राफी और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एकीकृत परिधि का विस्तृत अध्ययन, अगर कोई टोपोग्राफी कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, उसके बाद से कुछ नया मिल जाता है, उसके बाद भी वो पेटेंट नहीं कराएगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक्ट में जाएगा, आईसी एक्ट में। लास्ट है एन इन्वेंशन विच इज इफेक्ट which in effect is traditional knowledge or which is an aggregation and or duplication of known properties of traditionally known components of component। ये कह रहा है ऑलरेडी हमारे को ट्रेडिशनल नॉलेज है कोई, या फिर हमारा परंपरागत विहित अंग अथवा अंगों की विद्युत संपत्तियों का समीकरण और द्विगुणन है, तो ऐसा इन्वेंशन जो है उसको हम पेटेंट नहीं कराएंगे। इसके ऊपर केस भी है, लिख लीजिए, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस गोदरेज सोपन्स लिमिटेड 1997। इसमें ये कहा गया कि ऐसी आकृतियों को आविष्कार माना जाएगा जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम कर रही हैं, ज्ञात रूप में काम कर रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 3 कि किस किस चीज का हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या हम किसी एटॉमिक पावर से रिलेटेड चीज का पेटेंट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3? क्यों गाइस, क्या हम किसी उसका जो एटॉमिक पावर से रिलेटेड थिंग्स का पेटेंट करा सकते हैं? बताइए, बोलोगे नहीं तो मैं भी यहीं रुकी रहूंगी जब तक नहीं बोलोगे। नहीं करा सकते हो। कैसे नहीं करा सकते? ये तो लिखा ही नहीं था आर्टिकल सेक्शन 3 में, कहीं पर भी लिखा था? बोलो। मैम इसमें क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना हुआ है उस इसलिए नहीं करा सकते। देखिए इसका सेक्शन 4 पढ़िए। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने भी इन्वेंशंस होते हैं उनका पेटेंट, वो पेटेंटेबल नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि पेटेंट एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के सेक्शन 20 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत में आने वाली कोई भी परमाणु शक्ति से एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन के संबंध में कोई भी पेटेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स ये, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हो गया 13 के बाद 14 कि इन 14 थिंग्स के लिए हम पेटेंट
नहीं करा सकते। तो आपका पेटेंट किस किस चीज का हो सकता है, किस किस चीज का नहीं हो सकता है, ये आपको पता चल गया होगा आफ्टर दिस कि हम लोग बहुत सारी चीजों का आविष्कारों का उल्लेख करती है जो डायरेक्टली इन्वेंशन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, इसीलिए उनको पेटेंटेबल नहीं माना गया है। और ऐसे इन्वेंशंस में क्या क्या आते हैं, ऐसे इन्वेंशंस जो फ्रीवोलस हैं, सेकंड जो पब्लिक ऑर्डर के विरोध में है, जो मोरालिटी के विरोध में है, जो ह्यूमैनिटी के विरोध में है, जो एनवायरनमेंट के विरोध में है, जो प्लांट और इन सब के विरोध में है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऐसे हैं जो केवल मेयर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल है, जो केवल ज्ञात पदार्थों की मात्र खोज करने वाले हैं, जो ऑलरेडी डिस्कवरेबल थे उनको दोबारा से डिस्कवर करना है, रीडिस्कवरी है, जो केवल मिश्रण से बन रहा है, मतलब मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स से अगर कोई चीज बन के आ रही है तो वो पेटेंटेबल नहीं है। इसके अलावा किसी नून डिवाइस का रीअरेंजमेंट कर देते हैं अगर किसी चीज का, तो ये भी हमारा पेटेंटेबल नहीं है। जो केवल एग्रीकल्चर या फिर हार्टिकल्चर की प्रोसेस है, ऐसे भी नहीं है। जो प्रोसेस ऑफ मेडिसिन है, जो उपचार से संबंधित हैं आपके, वो चीजें भी प्रक्रिया से संबंधित हैं, उन चीजों का भी पेटेंट नहीं किया जाएगा। जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह हैं, दशमलव पद्धति वाले वगैरह चीजें हैं, तो ये चीजें भी आपकी पेटेंटेबल नहीं है। ऐसी चीजें जो हमारी कॉपीराइट हो सकती हैं वो पेटेंटेबल नहीं है, जिसमें हमारी लिटरेरी, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक ये सब चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोई खेल या खेल की रीति आपकी पेटेंटेबल चीज नहीं है। इसके आगे कह रहा है टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी आपकी पेटेंटेबल नहीं है। नेक्स्ट आपका जो प्रथागत ज्ञान है वो भी आपका पेटेंटेबल थिंग नहीं है। और अंत में ये सेक्शन 4 से कह रहा है अलग से रख करके कि भाई देखिए, जो भी आपकी ऐसी चीजें हैं जो परमाणु शक्ति में आती है, एटॉमिक एनर्जी में आती हैं, उन चीजों का अगर आप आविष्कार कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट पेटेंटेबल। ठीक है, क्लियर एकदम? कोई समस्या? एक्चुअली मैडम जो आपने ये भी बताया, हेलो, हाँ आप सुन पा रहे हैं मैम मुझे? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ तुम्हें। ये जो इसका तो आपने बताया ना, जो कंपोनेंट्स जो उसको मेडिसिन से रिलेटेड आपने बताया, इसको एक बार फिर से आप बता दीजिए। मैं डी क्लॉज था शायद, सब क्लॉज डी, इसका सब क्लॉज डी जो था, तो ये था ना कि आपके पास जो ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, ठीक है, उसको आप किसी नए रूप में डिस्कवर नहीं कर सकते हैं, तो वही तो था क्लॉज डी। आपने मेडिसिन इसमें आपने मेडिसिन यूज किया था शायद। वो मेडिसिन मैंने यूज किया था, तो उसकी कोई प्रक्रिया, प्रोसीजर की बात कर रहा है ये, कि अगर मेडिसिन, सर्जिकल, इन सब चीजों की अगर कोई प्रोसीजर है तो उसके लिए आप कोई पेटेंट नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम पेटेंट नहीं लेंगे तो फिर हम कैसे मेडिसिन को पेटेंट कराते हैं, इसका आंसर आप लोग दोगे, कल पढ़कर आओगे। हम लोग किसी भी मेडिसिन का पेटेंट नहीं करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ पेटेंट लॉ 1970। लेकिन फिर भी अदर कंट्रीज के द्वारा, बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा दवाइयों का पेटेंट कराया जाता है। एग्री? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत कैसे कराया जाता है? मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत मैम दवाइयों को पेटेंट किया जाता है, क्योंकि जो दवाई बनाएंगे उसमें किसी चीज का इन्वेंशन करा है। पेटेंट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है। पेटेंट इज नॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है विशाल? व्हाट डू यू मीन? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब मैम वही है कि जब किसी व्यक्ति ने अपनी ज्ञान, अपनी जानकारी के हिसाब से किसी नई चीज का इन्वेंशन कर दिया, फिर क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे मतलब हम क्या करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने के लिए? या कोई लॉ बनाएंगे या फिर डायरेक्टली कर देंगे? लॉ नतीजा है ये तुम्हारा, ये तुमने ऐसी बात बोली आज।
सॉरी मैम। नहीं सॉरी नहीं, आपने क्या बोला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम मेडिसिन को क्या कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो ही पढ़ रहे हैं हम लोग इतने देर से, हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं। पेटेंट लॉ इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना। यस मैम। तो फिर हाउ कैन यू से दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कराएंगे? कैसा गंदा आंसर दिया तुमने मुझे। चलिए आइए, आपका ये एक टॉपिक खत्म हुआ है, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, क्या चीज इन्वेंशन नहीं है, क्या पेटेंट नहीं कराया जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। बताएगा कोई मुझे पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? अगर हम बात करें ट्रिप्स एग्रीमेंट की, तो उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ पेटेंटेबिलिटी के मतलब इसके कुछ क्राइटेरियाज दिए गए थे। वेल फिर भी मैं बता देती दोबारा से, पेटेंटेबिलिटी के कुल मिलाकर के 3 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला उसमें है इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, सेकंड है यूजफुल, एंड थर्ड है नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट टू विच द इन्वेंशन रिलेट्स टू। ठीक है, तो इन्वेंशन मस्ट बी न्यू। अगर हम बात करें इन्वेंशन की तो उसको नया होना चाहिए। नोवेलिटी इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट एंड अनडिस्प्यूटेड कंडीशन ऑफ पेटेंटेबिलिटी। An invention will not be novel if it has been disclosed in the public through any type of publication anywhere in the world. That means ये कह रहा है अगर किसी चीज के बारे में कोई और व्यक्ति जानता है या कहीं पर वो पब्लिश हो गई है चीज, तो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये नॉवेल है। नॉवेल मतलब नई है, NOVEL नॉवेल है। नॉवेल चीज कब होगी? जब वो चीज एकदम नई है, कहीं पर पब्लिश नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, a lot of hue and cry has been raised in India when the patent was granted to turmeric products in United States on the ground that it is not new and it is already published in Indian text, and use of turmeric preparations has been made in India since times immemorial. Further, the newness of an invention depends upon the state of existing knowledge as well as the similar inventions in that particular field. As we know that हमारे यहाँ बहुत तरीके के मसाले पैदा होते हैं, तो यूएसए ने क्या किया, टर्मरिक को, जो हल्दी होती है, हल्दी से बने चीजों को यूनाइटेड स्टेट ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप इसको पेटेंट दे दें। तो किस आधार पे मना किया गया? इस आधार पे मना किया है कि आपके यहाँ ये बहुत सालों से यूज हो रही है, इंडिया में बहुत सालों से यूज हो रही है, और इवन इतने सालों से यूज हो रही है कि हमें पता भी नहीं है कब से यूज हो रही है, उसका एक टाइम भी फिक्स नहीं है, अब इतनी पुरानी हो गई है। और जो इन्वेंशन होता है उसके लिए न्यूनेस होना बहुत जरूरी है, नोवेल्टी होना बहुत जरूरी है। किसी चीज का पुरातन कालीन जानकारी आप उसको इन्वेंशन नहीं मान सकते हैं। Prior use of invention before filing an application for patent can also destroy novelty. आप अगर किसी इन्वेंशन का पहले से यूज कर रहे हैं और उसके बाद आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो भी आप ये माना जाएगा कि वो चीज अब नॉवेल नहीं रह गई है, वो भी आपकी नोवेलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ओरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन इन सम सेमिनार कॉन्फ्रेंस कैन स्पॉइल नोवेलिटी। अगर आप किसी चीज के बारे में मुंह से बोलकर भी बता देते हैं किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में, तो ये भी आपकी नोवेलिटी को स्पॉइल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इफ द पेटेंट एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड, अगर पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल अभी तक नहीं की गई है एक टाइम पीरियड के अंदर, विच इज 6 मंथ इन इंडिया। आप अगर किसी सेमिनार वगैरह में जा रहे हैं, उसके बाद आपने बोल दिया, लेकिन आपने उसके 6 महीने के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन जमा कर देते हैं पेटेंट के लिए, तो वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना इसको मान लिया जाएगा अब ये नॉवल नहीं रह गया है, आपका पुराना हो गया, किसी और ने भी यूज कर लिया होगा, और इसके आधार पर आपको आपका जो कार्य है वो इन्वेंशन मानने से मना किया जा सकता है पेटेंट ऑफिस के द्वारा, और पेटेंट देने से भी आपको इस आधार पर मना किया जा सकता है। It should be useful. Invention should be useful. An invention, even though it is new, as well as non-obvious to a person skilled in the art to which it relates, cannot
be granted a patent unless and until it is some use of mankind. अगर ऐसा कोई पेटेंट है जो किसी मैनकाइंड के किसी यूज का ही नहीं है, ऐसी चीजों को इन्वेंशन नहीं माना जा सकता। लेकिन इसमें भी हमने स्टेट को परमिशन दी थी, आप लोग को याद आ रहा होगा कि स्टेट अगर चाहे तो उसको अपने यूज का अगर उसको लगता है तो वो दे सकता है, लेकिन उसका कहीं ना कुछ यूजफुल चीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी भी चीज को कोई भी उठा करके चला आया और उसका पेटेंट कराने लग गया। देयरफॉर अ यूजलेस invention though may be new and non-obvious will not be granted the status of patent. ऐसी कोई चीज जो यूजलेस है, जिसका कोई यूज ही नहीं है किसी भी रूप में, उस चीजों को वो भले ही नहीं हो, उसको जो है पेटेंट का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। थर्ड है नॉन ऑब्वियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट टू विच द इन्वेंशन रिलेट्स टू। ये कह रहा है द इन्वेंशन बाय ओनली पर्सन इन एनी फील्ड और आर्ट शैल बी ऑफ सच अ नेचर दैट अ पर्सन हु इज आल्सो स्किल्ड इन दैट आर्ट टू विच दिस इन्वेंशन रिलेट्स शैल नॉट बी एबल टू कम टू दैट इन्वेंशन अनलेस ही इज एक्वायरिंग सम स्पेशल मेंटल स्किल्स। ये कह रहा है कि भाई देखिए, आपने जो भी बनाया है, ठीक है, आर्ट के फील्ड में बनाया है या फिर ये आपका नेचर है, आप स्किल्ड हो, ठीक है, आपका जो स्किल से आपका इन्वेंशन रिलेट कर रहा है, तो वो चीज आपकी इन्वेंशन के अंदर नहीं आएगी, भले ही, ठीक है, अनलेस ही इज एक्वायरिंग सम स्पेशल मेंटल स्किल्स। अगर हम बात करें पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया इन यूएस की, यूएस में क्या सिस्टम है, तो इसको मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, in order to meet the litmus test of patentability, an idea must satisfy a three-pronged test of novelty, non-obviousness, and utility. Also, the invention must not have been in public use or sale in the US for more than 1 year prior to the date of filing the patent application. The US patent statutes states that an invention is deemed obvious if the difference between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious to a person having ordinary skill in the art to which the subject matter pertains. The utility requirement is probably the easiest criteria to meet, as virtually any usefulness is considered to meet the utility requirement. जो यूएस में पेटेंट लॉ है वो बहुत ज्यादा लिबरल है, वेरी लिबरल इन द बिगिनिंग, बट लाइक इंडियन पेटेंट लॉ ऑन द पेटेंटेबिलिटी कंडीशन ऑफ नॉन ऑब्वियसनेस। बट अगर हम आज की बात करें तो उसको टाइटन अप किया गया है और 2 लैंडमार्क जजमेंट है वहां पर, केएसआर वर्सेस टेलीफ्लेक्स एंड पी फाइजर वर्सेस एपोटेक्स। नाम सुने होंगे आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है पेटेंट तो कभी। केएसआर वर्सेस टेलीफ्लेक्स एंड फाइजर वर्सेस एपोटेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में भी यही 3 ग्राउंड्स हैं, नोवेलिटी, इन्वेंटिवनेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें थोड़ा बहुत, तो देखने में पता चलता है कि इंडिया के कंसर्न में इट हैज authoritatively be said that though it is having a quite sensible patentability criteria for patenting the invention in any field of art which are new, useful, as well as non-obvious to the person skilled in the field of art to which the invention relates. But at the same time, it shall also be remembered that the patent laws in India, which were originally enacted in 1970, needs to be further amended as far as, अगर हम केवल और केवल पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये माना जाना चाहिए, ये 1970 वाला जो एक्ट है इसको 3 बार ऑलरेडी चेंज किया जा चुका है, लेकिन इसको और चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेडिसिन के कंसर्न में अगर हम बात करें, मेडिसिन की कंसर्न की अगर हम बात करें, तो पेटेंट सिस्टम इंडिया जो इंडिया है, इंडिया का पेटेंट सिस्टम है, डज नॉट अफेक्ट द रिच and the elite class of people, but it does affect the availability and affordability of medicines for the poor people who is developing country like India are caught in a vicious circle
wherein the poor health leads to poverty and poverty in its turn leads poor हेल्थ। अगर हम बात करें दवाइयों की, तो दवाइयों के क्षेत्र में हमारा जो पेटेंट लॉ है इसको हमें थोड़ा और सपोर्ट करना चाहिए, इसको थोड़ा अमेंड करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग दवाइयों वगैरह का लाभ ले सकें और इसको प्रॉपरली, क्योंकि एक हम मान सकते हैं कि दवाइयां जो है एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर महंगी होंगी तो जैसे अभी पिछले दिनों मैंने सुना था कि 3-3, 4-4 लाख की दवाइयां बिक रही थी। रेमडेसिविर जो है कितनी महंगी बिक रही है, मिली नहीं रही है मार्केट में। इस तरीके की चीजों को कम किए जाने की आवश्यकता है और इसके बाद ही हम कुछ अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग ने आज क्या देखा? हम लोग ने सेक्शन 3 पढ़ा, सेक्शन 4 पढ़ा, पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट हेड है वो ये है कि पेटेंट कैसे कराया जाता है, प्रोसीजर ऑफ पेटेंट, और साथ ही हम इसमें ये भी देखेंगे कि भाई कैसे पेटेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन डाली जाती है, कौन एप्लीकेशन डालेगा, किसको डालेगा, उसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो अब हम कल की क्लास में ये सब डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहीं पे क्लास में ऑफ कर दूं आज की, क्योंकि आज का लेक्चर तो हो गया कंप्लीट। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स, या सब सो गए?